गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए। तो कल हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पर एक टॉपिक पढ़ा था, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना। ठीक है। तो पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498 में वास्को डी गामा का भारत में आगमन होता है। उसके पश्चात जो पुर्तगाली हैं वे वायसराय के रूप में नियुक्त होकर लगातार आते हैं। ठीक है। हमने कल उन सभी वायसराय के बारे में चर्चा की थी, कौन कौन सा वायसराय भारत में आया। ठीक। पहला वायसराय कौन आया था? वास्को डी गामा। दूसरा पेड्रो अल्बारेज कैब्रेल। तीसरा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फिर इसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क और उसके बाद नूनो दी कुन्हा। ठीक है। तो प्रमुख प्रमुख जो आपके पुर्तगाली वायसराय आए, इन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया, जिनमें आपने देखा था कि फितौरिया नामक व्यापारिक पोस्ट जो है वो स्थापित की इन्होंने। फिर इसके पश्चात इनके स्थानीय शासकों के साथ कुछ संघर्ष हुए, साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया, इन्होंने वैवाहिक नीति का अनुसरण किया, सती प्रथा निषेध करवाया, ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुसरण किया, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम को लागू किया। और हम देखते हैं कि 1498 से लेकर 1595 तक जब आपके डच कंपनी का क्या होगा, भारत में आगमन होगा, तो डचों के आगमन तक जो पुर्तगाली लोग हैं उन्होंने भारत में अपने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। और इन्होंने अपना विस्तृत साम्राज्य जो है वह भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में विभिन्न व्यापारिक कोठियों की स्थापना के साथ ही स्थापित किया। ठीक है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आज कि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य जो लगभग 100 वर्षों में स्थापित हुआ था, उस 100 वर्षों में स्थापित हुए विशाल साम्राज्य के भारत में पतन के क्या कारण थे? ठीक है। या भारत में असफलता के कौन कौन से कारण जो थे वो जिम्मेदार थे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या हो गया, पतन हो गया। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली शक्ति के पतन के कारणों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि पहला कारण यह है कि जब ये पुर्तगाली लोग जो हैं वो भारत से प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे कि मसाला, ठीक है, रेशम, कपड़े और अन्य प्रकार के हीरे जवाहरात रत्न, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जब भारत से लेकर जाते हैं और यूरोपीय देशों में उनको क्या करते हैं, बेचते हैं, तो बहुत अधिक मुनाफा कमाने के कारण पुर्तगाली व्यापारी अत्यधिक समृद्ध हुए और बहुत अधिक धनवान हो गए। इनकी समृद्धता और धनवान होने को देखकर जो आपके पुर्तगाल के निकटवर्ती स्थित जो देश हैं, जैसे कि आपका स्पेन, ब्रिटेन, फिर इसके अलावा आप देखेंगे हाँ नीदरलैंड, ठीक है, फ्रांस, इनको भी ये लगा कि क्यों ना हम भी भारत तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध की क्या करें, स्थापना करें। ठीक है। प्रारंभिक तौर पर आप देखेंगे कि जो आपका पुर्तगाल है, क्या है आपका पुर्तगाल, तो आप देखते हैं कि ये जो आपका यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको यूरोप महाद्वीप दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, भूमध्य सागर। और इस तरफ आप देखते हैं तो ये है आपका क्या, अफ्रीका महाद्वीप। इधर आप देखते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक है। यहाँ हम स्थिति देखेंगे तो ये है आपका पुर्तगाल, क्या है आपका पुर्तगाल। इसी के बाजू में आप देखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, स्पेन, फिर यहाँ फ्रांस, इसके बाद नीदरलैंड। ठीक है। तो मुख्य रूप से हम इन देशों को देखते हैं कि ये देश बिल्कुल आसपास स्थित हैं। और इसके अलावा जब आप ब्रिटेन या इंग्लैंड को देखते हैं तो यहाँ दिखाई देता है। तो यूरोप में आप इन देशों की स्थिति को देखेंगे। अब ये जो आपका भारत है, क्या है आपका भारत, भारत से ये लोग यहाँ पर सामान लेकर पहुंचते हैं पुर्तगाल तक। कहाँ तक, पुर्तगाल तक। जब ये पुर्तगाल पर इन वस्तुओं को लेकर पहुंचते हैं, माल से लदा हुआ जहाज लेकर पहुंचते हैं, तो लिस्बन के बाद इस संपूर्ण यूरोप महाद्वीप पर इन वस्तुओं को बेचने का कार्य अन्य नागरिक या अन्य देशों के व्यापारी करते हैं। तो पुर्तगालियों से खरीदने का काम कौन करते थे, डच। कौन करते थे, आपके डच। तो ये डच लोग जो हैं ये पुर्तगालियों से ये सामान खरीदते थे और संपूर्ण यूरोप में अलग अलग या विभिन्न देशों पर जाकर क्या करने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम। तो आप जो पहले मध्यस्थ देख रहे थे वो कौन थे, अरब। और आज यहाँ एक नए मध्यस्थ का उदय हुआ, वो क्या था आपका, डच। कौन थे आपके, डच। तो भारत से पुर्तगाली लोग लेकर आते थे
और पुर्तगाली लोग जो हैं जब यूरोप में अब सामान बेचेगा तो बेचने का काम कौन करने लगे? डच करने लगे। तो डच लोगों ने लगभग 100 सालों तक पुर्तगालियों के द्वारा भारत से आयात किए जाने वाले जो माल थे या वस्तुएं थे उनका विक्रय संपूर्ण यूरोप में किया। जब ये उन वस्तुओं का यूरोप में विक्रय करते रहे तो इनके मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना हम भी उस भारत जैसे व्यापारिक जो देश है जहां से इतनी सारी वस्तुओं का आयात होता है, तो क्यों ना हम भी जो है भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थापित करें। या ये पुर्तगाली लोग जिन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करते हैं और वहां से ये माल खरीद कर लाते हैं, क्यों ना हम भी वहां से करें। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इनकी समृद्धता, इनका धनवान होना और इनके द्वारा इतना अधिक मुनाफा कमाया जाना ही अन्य देशों के नागरिकों के लिए प्रोत्साहन या मोटिवेशन का कारण बना। परिणाम स्वरूप अलग अलग देशों में विभिन्न कंपनियां स्थापित की गई, जिनमें से आप अगले अनुक्रम में ये देखेंगे कि डच में एक आपके डच ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना होगी और ब्रिटेन में आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होगी? स्थापना होगी। और ये दोनों ही कंपनियां जो हैं वे अगले क्रम में क्रमशः भारत की तरफ क्या करेंगी? आगमन करेंगी। भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्या करेंगी? आगमन करेंगी और यहां से अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जब आप देखें आप कि भारत के ये जो आपका इंडिया है इसके पूरे इतने क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपना क्या किया है? साम्राज्य स्थापित करके रखा है। तो पुर्तगालियों के इस 100 वर्ष में स्थापित किए गए तगड़ा या हम बोले मजबूत जो साम्राज्य है, इसको क्या आसानी से ध्वस्त किया जा सकता था? क्या इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता था? तो ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, और जब आप स्वाभाविक सी बात है कि डच लोग यहाँ से आएंगे तो उनका किनके साथ संघर्ष होगा? पुर्तगालियों के साथ संघर्ष होगा। जब ब्रिटिश लोग यहाँ से आएंगे तो उनका किसके साथ संघर्ष होगा? पुर्तगालियों के साथ संघर्ष होगा। तो ये जो पुर्तगाली लोग हैं इनके दोनों के साथ संघर्ष होने वाले हैं। किसके साथ? डचों के साथ भी और आपके अंग्रेजों के साथ भी क्या होंगे? संघर्ष होंगे। ठीक है, इस संघर्ष को झेलने के बाद जो भारत में स्थानीय शासक हैं उनके साथ भी संघर्ष होगा। किसका? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों का तो हो चुका है, उसके बाद अब किसका होगा? डच का भी होगा, ब्रिटिशर्स का भी होगा। तो ये लोग भी क्या करेंगे? स्थानीय संघर्ष का भी सामना करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण था। पुर्तगालियों ने भारत में जब 100 वर्षों में अपने साम्राज्य की स्थापना की तो भारत में लगभग ये लोग जो हैं इनके पास 50 से अधिक क्या हो गए? दुर्ग स्थापित हो गए और इनके पास लगभग 110 से अधिक जहाजी बेड़ों का क्या हो गया? समूह निर्मित हो चुका था, जिनके माध्यम से ये भारत से विभिन्न वस्तुओं का क्या करते थे? आयात और निर्यात करते थे। ठीक है, और यूरोपीय देशों में उनको बेचने का क्या करते थे? कार्य करते थे। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि अब भारत की पृष्ठभूमि से हटकर हमको यूरोप की पृष्ठभूमि में जाना। क्या कहां पर जाना है? यूरोप। तो जब आप यूरोप की पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो ये जो आपके यूरोपीय देश है, इन यूरोपीय देशों में इसी समय पर जो आपकी 16वीं शताब्दी है, इस समय पर इन देशों में आंतरिक पारस्परिक प्रतिद्वंदता उत्पन्न हुई। ये लोग जो है वो इंटरनली ही एक दूसरे से क्या करने लगे? कंपटीशन करने लगे कि हमको भी अब क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो पारस्परिक प्रतिद्वंदता है, यहाँ पर जो आंतरिक संघर्ष है, जो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, ये उत्पन्न हो गई किनके साथ? इन देशों में आपस में हो रही है। तो यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है किनकी? पुर्तगालियों की डचों से, डचों की ब्रिटिशर से। इस लड़ाई का भी प्रभाव क्या होगा? भारत पे पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध वाला काल है, उस काल में ये जो आपका पुर्तगाल है, क्या आपका पुर्तगाल, इस पुर्तगाल के साथ स्पेन का क्या हुआ? संघर्ष। तो ये आपका जो पुर्तगाल देश है, इस पुर्तगाल का स्पेन के साथ संघर्ष हुआ और हम देखेंगे कि स्पेन ने पुर्तगाल को पराजित कर दिया। तो आप देखें कि ये जो आपका स्पेन है इसका अधिपत्य किस पर स्थापित हो गया? पुर्तगाल पर स्थापित हो गया। और जब स्पेन का पुर्तगाल पर अधिपत्य स्थापित हो गया तो जो पुर्तगाली साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ है, उस साम्राज्य को अब दिशा निर्देश देने का काम कौन करेगा? स्पेन करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो पुर्तगाली शासक पहले थे, आज वो किसके अधीन आ गए? स्पेन के अधीन आ गए। कहां पर? यूरोप में।
ठीक है। तो जब ये स्पेन के अधीन आ गए तो अब इनको स्पेन के शासकों का जो दिशा निर्देश है उसका अनुसरण करना पड़ेगा। तो ये पुर्तगाली शक्ति जो है वो धीरे धीरे भारत में क्या होती गई, कमजोर होती गई। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भारत में कमजोर होती गई और हम देखेंगे कि धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति जो है वो भारत में उनका साम्राज्य क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है। तो पहला कारण जो जिम्मेदार था वो था यूरोप का। यूरोप में जो आंतरिक संघर्ष या कलह चल रही थी वह पहला कारण था, जिसके कारण भारत में पुर्तगाली सत्ता क्या हुई, कमजोर हुई। ठीक है। तो आपने देखेंगे कि 1588 ईस्वी में पुर्तगाल और स्पेन के बीच जो आपके युद्ध चल रहे थे, ठीक है, तो पुर्तगाल और स्पेन के बीच में जो युद्ध चले उसका परिणाम। इसके बाद आप देखेंगे कि अब पहली बार तो पुर्तगाल और स्पेन के बीच में युद्ध हुआ तो स्पेन ने पुर्तगाल पर क्या कर लिया, शासन स्थापित। दूसरी बार जब यहां पर यूरोप में ही युद्ध होगा तो ब्रिटेन ने किस पर आक्रमण कर दिया, पुर्तगाल और स्पेन दोनों पर। ठीक है। तो जब ब्रिटेन ने पुर्तगाल और स्पेन पर आक्रमण किया तो पुर्तगाल और स्पेन का जो संयुक्त जहाजी बेड़ा था इसे आर्मेडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आर्मेडा के नाम से जाना जाता है। और ये जो आर्मेडा संयुक्त जहाजी बेड़ा था इस पर ब्रिटेन ने आक्रमण किया और हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटेन विजित हुआ और आपके पुर्तगाली और स्पेन क्या हो गए, पराजित हो गए। ठीक है। जब ये लोग पराजित होंगे तो अब यहाँ पर इनके बीच में भी क्या होंगे, संघर्ष शुरू होंगे। तो ये संघर्ष हो क्यों रहा है, ये संघर्ष इसलिए हो रहा है कि ब्रिटेन भी चाहता है कि हम भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करें। ठीक है। अब ब्रिटेन चाहेगा तो यहाँ पर डच जो आपके नीदरलैंड के निवासी हैं वे भी चाहेंगे कि हम जो है वो भारत के साथ क्या करें, संबंध स्थापित करें। तो ये जो संघर्ष, पहला संघर्ष कौन कौन के बीच में हुआ, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये है आपका कौन, पुर्तगाल। पहला क्या है आपका, पुर्तगाल प्लस स्पेन, क्योंकि ये दोनों तो अब क्या है, संयुक्त हैं। और वर्सेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ कौन हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया। तो इन लोगों ने कहा कि आगे हम देखो, आपके भी व्यापारिक हित हैं और हमारे भी व्यापारिक हित हैं, तो हमारे और आपके जो व्यापारिक हित हैं इनके संदर्भ में हम बार बार संघर्ष करेंगे तो हमें नुकसान होंगे। इससे अच्छा है कि हमें क्या कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो इस व्यापारिक हितों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए ही जो आपके ये दोनों देश और ब्रिटेन के बीच में जो संधि हुई उस संधि को आप मैड्रिड की संधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मैड्रिड की संधि। तो मैड्रिड की संधि जो है वो आपके ब्रिटेन और किसके बीच में हुई, पुर्तगाल, और प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका, स्पेन, इसके बीच में हुई। कब हुई, 1630 ईस्वी में हुई। और ये क्या थी, ये आपके व्यापारिक शत्रुता को समाप्त करने के लिए की गई संधि थी। ठीक है। जिसमें इनके जो व्यापारिक हितों में टकराव उत्पन्न हो रहे थे उन टकरावों को समाप्त करना इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य। क्लियर है यहाँ तक। अब जब ये इनकी संधि हो गई तो स्वाभाविक सी बात है, संधि होने के पश्चात अब ब्रिटेन भी क्या करेगा, आगमन करेगा। कहां पर, भारत की तरफ। और जब आप ब्रिटेन आएगा तो यहाँ पर देखेगा कि यहाँ तो पूरे आपके पश्चिमी समुद्री क्षेत्र पे या सीमा पर और पूर्वी समुद्री सीमा पर किसका शासन है, पुर्तगालियों का। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर अंग्रेजों का पुर्तगालियों के साथ संघर्ष होगा। तो हम देखेंगे कि अंग्रेज और पुर्तगालियों का क्या हुआ, संघर्ष। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सूरत, कहां पर, सूरत, हारमुज आप जानते हैं कहां पर है, फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र पर। ठीक है। तो हारमुज वाले क्षेत्र पर, इन द्वीपों पर जहां जहां पुर्तगालियों का क्या था, एकाधिकार था, उन क्षेत्रों पर इन अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया, पराजित किया। और पराजित करके अपनी व्यापारिक कोठियां या अपना व्यापारिक अधिपत्य स्थापित किया। तो हम देखेंगे कि पुर्तगालियों वर्सेस अंग्रेज का जो युद्ध कहां पर होगा, भारत में होगा। उसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाली शक्ति क्या हुई, छीड़ और कमजोर हुई और उसका भारत में क्या हुआ, पतन हुआ। भारत के साथ साथ हॉर्मुज और अन्य क्षेत्र पे भी उसका पतन हुआ। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में आगमन किसका हुआ है, डचों का भी हुआ है। तो डचों का आगमन दूसरे नंबर पर हुआ। डच 1595 ईस्वी में कहाँ आए, भारत आए। और जब ये संघर्ष होगा किसके साथ, पुर्तगाली वर्सेस डच। तो डच लोगों ने भी पुर्तगालियों के जहां जहां अधिपत्य थे, जहां जहां पुर्तगालियों ने अपना व्यापार स्थापित करा था, किस क्षेत्र में, मलक्का, ठीक है, श्रीलंका के द्वीपीय क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखते हैं ये जो भारत है इसका ये वाला क्षेत्र जो केरल कर्नाटक के पास जो मालाबार एरिया है, इस क्षेत्र पर, यहाँ पर इनके प्रभुत्व को इन्होंने भी क्या किया, समाप्त किया। और जब समाप्त किया तो संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, युद्ध में बहुत अधिक हानि होगी, आर्थिक हानि, पैसे की हानि, गोला बारूद, शस्त्र अस्त्र, इन सब चीजों की हानि होगी। और ये आर्थिक क्षति कौन वहन कर रहा है, पुर्तगाली।
और अब तो उनको सहायता भी नहीं मिलनी है, ठीक है, क्योंकि वहां यूरोप में भी एक अलग प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ। इसके कारण पुर्तगाली शक्ति भारत में सहायता प्राप्त नहीं कर पाई अपने वहां से, और उनको जब संसाधन ही उपलब्ध नहीं होंगे तो पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में पतन होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट कारण जो था वो था आपके मुगलों और मराठों के द्वारा पुर्तगालियों का विरोध करना। तो आपने देखा था कि पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने भारत के जो लोग हैं उनके धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, ठीक है, और भारत में जो धर्म के मामले हैं इन पर हस्तक्षेप करते हुए इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, और ये भारतीय लोगों को जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए क्या करने लगे, बाध्य करने लगे, ठीक है। तो जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए जब ये बाध्य करने लगेंगे तो इसकी शिकायत वहां के स्थानीय शासकों से वहां की जनता करेगी। तो मराठे जो हैं उन्होंने भी क्या किया कि आप जो है वो भारतीय जनता को जबरदस्ती ईसाइयत में परिवर्तन ना कराएं। मुगलों ने भी क्या कहा कि आप जबरदस्ती जो है वो ईसाइयत में उन्हें परिवर्तन ना करवाएं। तो अब इनको किनका संघर्ष झेलना पड़ेगा, भारत के स्थानीय शासकों का। और स्थानीय शासकों में मुगलों और मराठों से भी क्या हुआ, विरोध किया गया। मुगलों में एक प्रमुख आपका जो सूबेदार था कासिम खां, इसने हुगली यानी आपके पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र पर जहां पर पुर्तगाली लोग जबरदस्ती हिंदू धर्म के लोगों का ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा रहे थे, वहां की जनता के आग्रह पर हुगली में पुर्तगालियों से किसने युद्ध किया, कासिम खान ने। और कासिम खान ने युद्ध करके उनको क्या किया, परास्त किया, और पुनः हुगली पर मुगल प्रशासन की स्थापना कर दी। तो हम देखेंगे कि यहां से भी पुर्तगालियों की बस्तियों पर कब्जा किसका हो गया, मुगलों का हुआ। मराठा के क्षेत्र पर मराठों ने अपने क्षेत्र पर पुनः अधिकार क्या किया, स्थापित किया, और पुर्तगालियों को वहां से हटा दिया, ठीक है। तो मराठों ने, आप लोग जानते हैं कि मराठों का शासन कहां पर था, आपके दक्कन के पठार वाले क्षेत्र पर, आज वहां पर महाराष्ट्र राज्य के नाम से आप जानते हैं। तो दक्कन के पठार वाले क्षेत्र पर जो आपका बसीन है, और जो मुंबई जहां पर आपके सालसेट द्वीप है, ठीक है, तो इस सालसेट क्षेत्र पर मराठों ने पुर्तगालियों के संघर्ष किया और पुनः अपने क्षेत्रों को क्या कर लिया, वापस ले लिए। तो उपरोक्त सभी कारणों के कारण जो है वो पुर्तगाली शक्ति का क्या हुआ, पतन हुआ। और अब आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट आपके आने वाले हैं वो आएंगे आपके कौन, डच। और डच जो है उनका आगमन भारत में 1595 ईस्वी में होगा, और ये भी भारत में साम्राज्य स्थापित करेंगे। परंतु डचों को पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डच जो है उनका भारत की अपेक्षा जो ज्यादा पसंद या रुचि है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने में है। भारत के पास या भारत के साथ व्यापार करने के लिए उनकी रुचि कम है। किनकी, आपके डच की, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे कि डच के बारे में, कि डच कौन है, ठीक है। तो डच लोग जो हैं वो आपके यूरोप से आए थे। कहां से आए थे, आपके यूरोप से। तो इस मैप को आप देखें, ये है आपका क्या, पुर्तगाल, क्या है आपका, पुर्तगाल। ये है आपका स्पेन, इसके बाद ये क्या है आपका, फ्रांस, ठीक है। फिर आपका ये है जर्मनी, और यहाँ आप देखते हैं ये क्या है आपका, नीदरलैंड, ठीक है। तो ये जो आपका नीदरलैंड है, यहाँ से आपके भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से, कौन से वाले क्षेत्र से, भूमध्य सागर। तो ये आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। इस भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से होते हुए जो है वो आपके डच व्यापारी कहां पर आए, भारत आए। इन्होंने दोनों मार्गों का अनुसरण करने का प्रयास किया। एक तो भूमध्य सागर वाले क्षेत्र पर इन्होंने व्यापार अपना स्थापित करने का प्रयास किया, और दूसरा वो इस मार्ग से तो आएंगे ही आएंगे। यहां तक की बातें क्लियर। तो डच व्यापारी जो हैं ये कहां से आए, नीदरलैंड से, क्लियर है। और नीदरलैंड के निवासियों को भी डच कहा जाता है, और नीदरलैंड के निवासियों की भाषा भी क्या है, डच है, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, ठीक। तो नीदरलैंड की राजधानी है आपके एम्स्टर्डम। नीदरलैंड जो है वो उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित क्या है, एक देश है। ये आपका यूरोप महाद्वीप का प्रमुख क्या है, देश। इसमें जो आपका द हेग है ये इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या प्रशासनिक राजधानी भी है। थोड़ा सा हमने आज नीदरलैंड का क्या लिया है, परिचय। इसके साथ आप देखेंगे कि इसका पुराना नाम क्या है आपका, हॉलैंड। इसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और डच जो है इस शब्द का प्रयोग जो है उनकी भाषा के लिए भी करते हैं और वहां के निवासियों के लिए भी किया जाता है। तो सभी को पहली बात की मैप पे ही क्लियर हो गया कि डच लोग कहां से आए थे, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि डच लोग जब भारत आएंगे तो ये भी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आएंगे। किसके रूप में आएंगे, व्यापारिक कंपनी। और जब डच लोग व्यापारिक कंपनी के रूप में आएंगे तो व्यापारिक कंपनी की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी, स्थापना। इस व्यापारिक कंपनी की स्थापना जो है वो नीदरलैंड की सरकार ने की थी। किसने की थी, नीदरलैंड की सरकार ने।
तो इसके संदर्भ में जो प्रस्ताव था वो डच लोगों ने अपनी संसद में पेश किया, और संसद में जब आपके विधेयक पेश किया गया और उस विधेयक में कहा गया कि ये कंपनी होगी, इसके इतने मेंबर्स होंगे, है ना, इसका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा, तो इस प्रकार से उस कंपनी का गठन किया जाएगा। गठन करने के साथ साथ जब आप किसी कंपनी का गठन करते हैं तो उस कंपनी के बारे में आप ये भी बातें बताते हैं कि उस कंपनी के कार्य क्या क्या होंगे, आप उसे कुछ अधिकार देते हैं और आप उसे कुछ क्या देते हैं, आदेश भी देते हैं। तो ये जो कंपनी गठित हुई, इस कंपनी को कुछ आदेश दिए गए और उन आदेशों को मानना अनिवार्य था। क्यों अनिवार्य था? क्योंकि वहां की संसद ने उस कंपनी का क्या किया है, गठन किया है, ठीक है। और वहां की सरकार जो है वो आदेश दे रही है उस कंपनी को कि आपको दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश या पूर्वी देशों के साथ क्या करना है, व्यापार करना। तो व्यापार करने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इन्हें पता था कि कुछ संघर्षों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी को कुछ आदेश मानना बाध्यकारी किया। इन बाध्यकारी आदेशों का, यानी जो मैंडेटरी ऑर्डर्स हैं या ऑब्लिगेटरी ऑर्डर्स हैं, इन मैंडेटरी ऑर्डर्स का जो पत्र है उसे ही चार्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो चार्टर शब्द है इसका मतलब होता है बाध्यकारी आदेश। चार्टर शब्द का क्या होता है, बाध्यकारी आदेश। और ये आदेश मानना किसको जरूरी था, डच कंपनी को। क्लियर? इसमें कौन कौन से आदेश दिए गए थे? इन्हें कहा गया कि आप लोग जो हैं, इन्हें आपको व्यापारिक एकाधिकार दिया जा रहा है। कितने वर्ष का? 21 वर्ष का। तो डच कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। कितने वर्ष का? 21 वर्ष का। किसके साथ? पूर्वी देशों के साथ, ठीक है। पूर्वी देशों में आप देखेंगे कि ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ आता है आपका भूमध्य सागर। क्या आता है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर, और यहाँ पर क्या है, केप ऑफ गुड होप। तो भूमध्य सागर के पूर्व में, कहां पर? भूमध्य सागर के पूर्व में भी और केप ऑफ गुड होप के पूर्व में भी। तो आप देखेंगे यहाँ तो आपके ये वाला क्षेत्र आएगा और यहाँ कहीं है इंडिया, और इंडिया के बाजू से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो कुल मिलाकर इनको इन पूर्वी देशों के साथ, ये बात समझ में आ गई? यहाँ जो पूर्वी देश शब्द लिखा उसका मतलब क्या है, इन सभी पूर्वी देशों के साथ उन्हें व्यापार करने का क्या दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। इस व्यापारिक एकाधिकार की अनुमति जिस पत्र में दी गई उसे चार्टर कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए, जैसे जब वो यहाँ जाएंगे तो उन देशों में उन्हें युद्ध करने का अधिकार दिया गया। उन्हें व्यापारिक कोठियों यानी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को स्थापित करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। इसके अलावा उन्हें दुर्गों की स्थापना यानी अपने फोर्ट्स या किलों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया। साथ ही उन विदेशी देशों पर या आपके दूसरे क्षेत्र की भूमि पर भी अधिकार करने, मतलब क्षेत्रों पर कब्जा करने का, वहां पर अपने संसाधनों की स्थापना करने का, किलों दुर्गों आदि की स्थापना करने का भी अधिकार दिया गया। तो हम देखते हैं कि ये जो चार्टर है इसमें कुछ विशेष प्रकार के अधिकार जो हैं वो किसे दिए गए थे, आपके डच कंपनी को दिए गए थे। क्लियर है? डच कंपनी पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी जो वहां की सरकार के आदेशानुसार या निर्देशानुसार ही क्या करेगी, कार्य करेगी, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि डचों का आगमन भारत में कैसे हुआ या कब हुआ। तो हम देखेंगे कि स्पेन का जब पतन होगा, किसका पतन होगा, स्पेन। स्पेन का पतन होने पर, स्पेन का पतन किसके कारण होगा, ब्रिटेन के कारण होगा। स्पेन और ब्रिटेन में क्या होंगे, संघर्ष होंगे, और उसमें ब्रिटेन क्या होता जा रहा है, विजित होता जा रहा है। कहां पर? यूरोप में। तो स्पेन का जब वहां यूरोप में पतन होगा तो जब आपके पुर्तगाली शक्ति है वो क्या होते जाएगी, कमजोर होते जाएगी। तो वहां के जो क्षेत्रीय देश हैं वे क्षेत्रीय देश ये प्रयास करेंगे कि अब पुर्तगाली तो व्यापार नहीं कर रहे हैं या कम कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम जाकर क्या करें, व्यापार करें। तो यहीं पर आपके जब पुर्तगाली शक्ति कमजोर होगी तो 17वीं शताब्दी यानी 1601 से 1699, इसी शताब्दी के टाइम पर आपके डच लोग जो हॉलैंड के निवासी थे वे भारत की तरफ रुख करेंगे, ठीक है, और वे भारत आएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि डच लोगों का भारत के अंदर आने का जो मुख्य उद्देश्य है, वह उद्देश्य जो है वो पूर्वी देशों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना। किसके साथ? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना। अब जब ये डिसाइड हो गया, चार्टर पास हो गया, कंपनी का गठन हो गया, तो हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है इसका गठन उस चार्टर के तहत कब किया गया था। उस चार्टर के तहत कंपनी का गठन किया गया 10 मार्च 1602 को, ठीक है। और ये जो आपका चार्टर है इसे ही राजकीय घोषणा पत्र भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके तहत डच संसद ने एक कंपनी की स्थापना की। अब इस कंपनी का जो मूल नाम है, ओरिजिनल नेम जो है
वो आपका है वारिंगदे ओस्ते इंडीजे। क्या नाम है? वारिंगदे ओस्ते इंडीजे। शॉर्ट फॉर्म में आप वीओसी भी कह सकते हैं, ठीक है। परंतु इसी कंपनी का अन्य नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड या डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। हम लोग जब भी पढ़ेंगे अब तो हम किस नाम से पढ़ेंगे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। डच यानी नीदरलैंड से, ईस्ट मतलब पूर्वी देशों से, है ना, और इंडिया मेन तो इंडिया के नाम, इंडिया को पहचानना है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पूर्वी देशों के साथ और भारत के साथ यूरोप करने व्यापार करने के लिए जो बनाई गई कंपनी, उसी का नाम क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम इसी नाम से पढ़ेंगे, परंतु आप इसका मूल नाम भी जान लें, वारिंगदे ओस्ते इंडीजे कंपनी भी था। और जिसका अपना क्या होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता था, जिसके माध्यम से वो क्या करते थे? अपने मैनेजमेंट और अन्य निर्णयों को लेते थे। ये कंपनी जो है, इसकी मुख्य पसंद जो है वो भारतीय क्षेत्र ना होकर बल्कि क्या है? आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ। और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और विभिन्न प्रकार के मसाला द्वीप, जैसे कि आपके जिंजीबार आइलैंड जो कि लौंग आदि के लिए फेमस है, उसके साथ व्यापार करने के क्या थी इनकी मुख्य मंशा थी, ठीक है। तो आप ये बात जान लीजिए कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कौन कौन आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये है आपका भारत। क्या है आपका? भारत। ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद यहाँ से म्यांमार, तो ये आपका म्यांमार है। फिर आपका लाओस है। फिर ये आपका वियतनाम है, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है। फिर आपका मलेशिया, सुमात्रा, फिर यहाँ पर ब्रुनेई, ठीक है, और ये फिलीपींस तथा लगभग आपके 3000 द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया, ठीक है। जिसके कुछ बड़े बड़े द्वीप, जैसा आप एक द्वीप का नाम देख रहे हैं, ये है सुमात्रा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर एक द्वीप देख रहे हैं, ये है आपका बोर्नियो। कौन सा द्वीप है आपका? बोर्नियो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ये द्वीप देख रहे हैं, ये वाला, ये है जावा द्वीप। कौन सा द्वीप है? जावा। तो ये आपका जावा आइलैंड है। तो मुख्य मुख्य ये जो आइलैंड है, इन आइलैंड कंट्रीज की तरफ जो है आपकी डचों ने क्या किया? आपका रुख किया, और इनके साथ वो क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो डच कंपनी है, तो इस डच कंपनी के माध्यम से आने वाला पहला जो डच यात्री है, उसका नाम है कार्नेलियन हाउटमैन। जैसे भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा। वैसे ही आपके नीदरलैंड या हॉलैंड से आने वाला पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। कौन था आपका? कार्नेलियन हाउटमैन। तो ये भारत में नहीं पहुंचा था, पहले कहां पहुंचा था? सुमात्रा, जो अभी मैंने इसके पहले आपको दिखाया था, इंडोनेशिया का द्वीप है ना, वहां पहुंचा था कौन? आपका कार्नेलियन दी हाउटमैन। उसके बाद सुमात्रा से होकर फिर ये कहां आया? भारत आया। तो ये भारत आने वाला पहला क्या है? आपका डच नागरिक, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले जो डच लोग जब भारत आए, तो उन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य जो स्थापित था, उस पुर्तगाली साम्राज्य के जो वायसराय और शासक और कंपनी के लोग हैं, उनके साथ युद्ध में उनको पराजित किया। और पराजित करने के बाद उन्होंने आपके कहां पर पराजित किया है? अम्बायाना में। कहां पर? अम्बायाना। अम्बायाना क्या है? ये इंडोनेशिया में स्थित एक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद जो इंडोनेशिया का मसाला द्वीप है, जिसे जंजीबार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उस पर अपना कब्जा स्थापित किया। तो अब आप देखेंगे कि डच कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कहां कर रहे हैं? अम्बायाना पर। इसके बाद आप देखेंगे कि जब वो भारत आएंगे, तो भारत में सबसे पहली जो अपनी व्यापारिक कोठी है या ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना है, वो 1605 ईस्वी में करेंगे। कहां पर? 1605 ईस्वी में। और इस व्यापारिक कोठी की स्थापना उन्होंने मसूलीपट्टनम नामक क्षेत्र पर की, जहां से वो भारत की विभिन्न वस्तुओं तथा मुख्य रूप से किसका निर्यात करते थे? नील का निर्यात। और इसका निर्यात कहां करते थे? यूरोपीय देशों में। डचों के द्वारा जो व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई थी, उनमें जो प्रमुख फैक्ट्री का व्यक्ति होता था, उसे फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। तो इनके द्वारा स्थापित कंपनियां, जो व्यापारिक कोठी होती थी, ट्रेडिंग पोस्ट, उसका प्रमुख फैक्टर कहलाता था। इसके अलावा देखेंगे कि 1619 ईस्वी आई, और इस 1619 ईस्वी में ये जो डच लोग हैं, उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में, जो आपका एक वीरान सा क्षेत्र था, वहां पर एक शहर या एक नगर बसाया। इस शहर का नाम है बैटविया। क्या नाम है? बैटविया। तो इंडोनेशिया में बैटविया नामक नगर की क्या करी? स्थापना करी, ठीक है। मूलतः दक्षिण पूर्वी एशियाई में ये कर रहे हैं काम, ठीक है।
फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1658 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका पर भी पुर्तगालियों को हराकर विजय प्राप्त कर ली। जो पुर्तगाली पहले सिलोन द्वीप पर अपना व्यापारिक एक अधिकार स्थापित किए थे, वहां पर उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया और श्रीलंका पर भी अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की और पुर्तगालियों को वहां से भगा दिया। तो कुल मिलाकर ये जो संघर्ष है वो किसके साथ हो रहा है? आपका पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हो रहा है और इन सभी क्षेत्रों पर उन्होंने क्या किया? कब्जा किया। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो आपकी सीमा क्षेत्र है ये है आपका मालाबार। कौन सा क्षेत्र? मालाबार। मालाबार वाले क्षेत्र पर इन्होंने कोचीन नामक क्षेत्र पर, कहां पर? कोचीन, इस क्षेत्र पर संघर्ष करके अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिलेगा नागपट्टनम, फिर आपको पुलिकट। ये जो नागपट्टनम और पुलिकट है ये कहां पर है? ये आपके पूर्वी सीमा पर है। कहां पर है? आपके पूर्वी सीमा। और जब आप ये पूर्वी सीमा देख रहे हैं तो ये जो पूर्वी आपका समुद्र क्षेत्र है इसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है ना। भारत की जो पूर्वी समुद्री सीमा से किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। और कोरोमंडल तटीय क्षेत्र का किसका समुद्री किनारा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नागपट्टनम पुलिकट वाले क्षेत्र पे। हुगली आप देखेंगे कहाँ पर? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र पे। ठीक है, इसके अलावा आप देख लिए यहाँ पर इन्होंने अभी श्रीलंका जीता है, किससे? पुर्तगालियों से संघर्ष करके। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। तो इस द्वीपीय क्षेत्र पर भी डचों ने क्या किया? अपने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि इनका जो डच लोग जो हैं इन्होंने कहां कहां अपना क्या किया है? साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार को जानने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो डचों का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है आपका? डचों का क्षेत्र। तो एक तो आपको अम्बुआयना बताया था। अम्बुआयना कहाँ का है? इंडोनेशिया का। दूसरा आपने देखा सुमात्रा द्वीप वाला क्षेत्र, जिंजीबार आइलैंड वाला क्षेत्र, श्रीलंका वाला क्षेत्र। इनसे तो आप परिचित हो गए। इसके अलावा अब आपको मुख्य मुख्य क्षेत्र देखना है। तो हम देखेंगे कि इन्होंने अपना पहला जो आपकी फैक्ट्री स्थापित करी वो 1605 में। कब स्थापित की? 1605। और 1605 में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। कहां पर? मसूलीपट्टनम। और ये जो आपका मसूलीपट्टनम है, ध्यान से देखिएगा, ये है मसूलीपट्टनम। 1605 में इन्होंने अपनी पहली ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करी। और कहां पर कर रहे हैं? ये आपका कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और ये आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की संयुक्त सीमा पर एक जो क्षेत्र है जो आपके कोरोमंडल तटीय क्षेत्र पर मसूलीपट्टनम है, यहाँ पर वो अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की 1605 में क्या करते हैं? स्थापना। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बेसिकली आप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश की सीमा के भीतर। तो आपके मसूलीपट्टनम कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। 1610 में इन्होंने पुलिकट, कहां पर? पुलिकट। तो आप ये तो आप बेसिकली यहां से देख पाएंगे कि ये है आपका पुलिकट। कब स्थापित कर रहे हैं? 1610। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1616 में इन्होंने सूरत में स्थापित किया। कहां स्थापित किया? सूरत में। तो पहली मसूलीपट्टनम, दूसरी पुलिकट, तीसरी सूरत। फिर इसके बाद आप देखेंगे पीपली बंगाल में। कब? पीपली बंगाल। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है आपका? पीपली। तो पीपली बंगाल वाले क्षेत्र में इन्होंने क्या की? अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की, जो कि आपके कौन से नंबर की है? आपके चौथे नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे 1641। क्या है आपका? 1641। 1641 में इन्होंने विमलीपत्तनम, कहां पर? विमलीपत्तनम। विमलीपत्तनम कहां पर दिखाई दे रहा? आंध्र प्रदेश। यहां पर अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। इसके बाद आप देखेंगे नागपट्टनम। कहां? नागपट्टनम। ये है आपका नागपट्टनम। नागपट्टनम कहां पर? तमिलनाडु। ठीक, फिर आप देखेंगे बालासोर। बालासोर उड़ीसा, यहाँ 1658 में। कासिम बाजार, कहां पर? हाँ, ये है आपका यहाँ पर क्या? कासिम बाजार। कासिम बाजार जो है वो आपके कहां पर क्षेत्र पे है? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र पर है। ठीक है, तो पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल क्या थे? संयुक्त क्षेत्र पे थे जब ये आए हैं तब। तो उस समय में कासिम बाजार में इन्होंने क्या किया? अपना स्थापित किया पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र। और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1663 में, कहां पर? कोचीन, केरला में। ठीक है, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की। किसने? डचों ने। और थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो आप पुर्तगाली पढ़ चुके हैं। पुर्तगाली में आपने देखा था कि उनकी ट्रेडिंग पोस्ट कहां पर थी? कौन से तट पर थी? पश्चिमी समुद्री तट पर ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो आपके कौन हैं? डच हैं। डचों की जो आपकी ट्रेडिंग पोस्ट है वो किस वाले तट पर हैं?
पूर्वी समुद्री तट पर। और पूर्वी समुद्री तट पर क्यों है? क्योंकि इनका मुख्य इंटरेस्ट जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ है। ठीक है, तो ये यहां से जितनी भी चीजें खरीदेंगे उसको कहां लेकर जाएंगे? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, वहां पर भी बेचेंगे। इवन ये लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ साथ चीन में भी उन वस्तुओं का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ से फिर वो कहाँ लेकर जाते हैं? यूरोप भी लेकर जाते हैं। तो इनका इंटरेस्ट जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ है, इसलिए अधिकांश इनकी ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो पूर्वी समुद्री सीमा में आपको दिखाई देगी। ठीक, क्लियर? तो क्या एक प्रश्न एक और कि क्या पश्चिमी तटीय सीमा पर नहीं किया? किया तो है, मालाबार तट में कोचीन पर किया है, ठीक है, गुजरात तट पे सूरत पे किया है, और आपके कोरोमंडल तट और अन्य तट पर भी इन्होंने बहुत सारी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की। ठीक है, तो मैप से क्लियर है कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो प्रशासन का विस्तार हुआ, तो पहला क्षेत्र आपने अम्बोयना जाना, इसका मैप बता चुके हैं, कहां पर? इंडोनेशिया में। तो अम्बोयना क्षेत्र कहां आता है आपका? इंडोनेशिया में। इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया की तरफ रुख किया 1605 में। इंडोनेशिया के मसाला द्वीप में इन्होंने 1619 में अपना पुर्तगालियों को पराजित करके वहां पर कब्जा किया। फिर मलक्का जल संधि वाला क्षेत्र जो मलेशिया और सिंगापुर के पास वाला क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। इसके पश्चात श्रीलंका के द्वीपीय क्षेत्र में 1658 में। फिर आप देखेंगे गुजरात, तो आप देखते हैं ये है आपका गुजरात, यहाँ पर आपका पड़ता है सूरत और यहाँ पड़ता है भड़ौच, और ये आपका है खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर आप देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र मिलेगा? सूरत, और क्या मिलेगा आपका? भड़ौच। ठीक है, और ये क्या है आपका? कैम्बे, कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी। इसी क्षेत्र पर भी इन्होंने अपनी क्या की? व्यापारिक जो कोठियां थी उसकी स्थापना की। फिर केरल के कोचीन में, मद्रास के नागपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, बंगाल के चिंसुरा में, ठीक है, फिर बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश का आगरा वाला क्षेत्र है, ये गंगा घाटी वाला क्षेत्र है, और गंगा घाटी वाले क्षेत्र पर डच लोग जो चावल का उत्पादन होता था, उस चावल को खरीद कर भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश और यूरोपीय देशों में बेचने का काम करते थे। तो इस वाले क्षेत्र में इन्होंने जो आगरा में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की है, यहाँ से भी किसका व्यापार कर रहे हैं? चावल का करते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोलकुंडा जो वर्तमान तेलंगाना या आंध्र प्रदेश वाले हैदराबाद वाले क्षेत्र में, मदुरई और तंजौर में भी इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की, और इस प्रकार से इन्होंने अपना प्रशासनिक जो विस्तार है उसे किया। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इन विभिन्न क्षेत्रों पर ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना करने के पश्चात ये लोग जो हैं, इनके संघर्ष अब पुर्तगालियों के बाद भारत के स्थानीय शासकों से भी शुरू होंगे। तो हम देखेंगे कि भारत के स्थानीय शासकों में इनका कुछ शासकों के साथ संघर्ष होगा, और पुर्तगालियों के समय में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य जो भारत के कहां पर है? दक्षिण भारतीय क्षेत्र में है। इस वाले क्षेत्र पर जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, यहाँ के शासक क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। तो पुर्तगालियों के बाद जो डच लोग आए, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के शासकों को सहायता प्रदान करी, और जब इन लोग उनको सहायता प्रदान करेंगे तो उनसे बदले में तो कुछ ना कुछ लेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र पर यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है चंद्रगिरी। क्या नाम है आपका? चंद्रगिरी। तो ये चंद्रगिरी आपके मद्रास रियासत वाले क्षेत्र पर था, और यहाँ के जो शासक थे उनके साथ डचों ने समझौता कर लिया। डचों ने क्या किया? समझौता, और समझौता करके पुलिकट नामक स्थान पर, जो कि कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, वहां पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। डचों ने अपना मुख्यालय किसे बनाया? पुलिकट को बनाया। ठीक है, तो डचों का प्रारंभिक मुख्यालय जो था वो क्या था आपका? पुलिकट। कब बनाया था इसे? 1610 ईस्वी में डचों ने बनाया। ठीक है, एक और बात कि ये जो आपका पुलिकट है, क्या आपका? पुलिकट, जिसको आपने यहाँ देखा था, ये दिख रहा है पुलिकट सभी को? ठीक है, तो इसी पुलिकट में जो आपके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र पे है, यहाँ पर इन्होंने विशेष प्रकार के सिक्कों को ढालने के लिए एक टकसाल की स्थापना की। किसकी स्थापना करी? टकसाल, जिसे आप इंग्लिश में मिंट के नाम से भी जानते हैं। और ये टकसाल वो क्षेत्र होते हैं जहां पर सोने के सिक्के ढाले जाते, उनकी मिंटिंग की जाती, कॉइन मिंटिंग इसे आप कहते हैं। तो डचों के द्वारा विशेष प्रकार के सोने के सिक्कों की ढलाई की जाने लगी। कहां पर? पुलिकट में। और ये जो विशेष प्रकार के सोने के सिक्के हैं, इन्हें पगोड़ा या पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये पैगोड़ा नामक सिक्के जो हैं, ये
पुलिकट वाले क्षेत्र पर ढलाई की जाती थी, और जब ये भारत से कोई सामान खरीदते थे, कच्चा माल आदि खरीदते थे, तो पेमेंट काय में करते थे, इन्हीं स्वर्ण सिक्कों पगेड़ों के रूप में करते थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि अब ये लोग जो हैं वो भारत के केंद्रीय सत्ता में स्थापित मुगलों से भी क्या चाहेंगे कि इनको भारत में व्यापार करने की और व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करने की क्या मिले, अनुमति मिले। तो अब डच लोग जो हैं पुर्तगालियों के साम्राज्य को हटाने के पश्चात अब केंद्रीय सत्ता में मुगलों से संपर्क साधेंगे। केंद्रीय सत्ता में जब मुगलों से संपर्क साधेंगे तो 1664 ईस्वी में मुगलों में केंद्रीय सत्ता पर शासन कर रहा है औरंगजेब। कौन शासन कर रहा है? औरंगजेब। औरंगजेब से इन्होंने अनुमति ली, और आप देखेंगे कि भारत के 3 क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? 3। पहला क्षेत्र जो है वो आपका ये बंगाल वाला क्षेत्र, इसके बाद यहाँ आप देखेंगे उड़ीसा वाला क्षेत्र, और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर बिहार वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इन 3 क्षेत्रों पर इन्होंने औरंगजेब से अनुमति ले ली, और ये अनुमति उन्होंने किसके एवज पे ली कि भाई हम आपको कितने % की चुंगी दिया करेंगे? 3.5% की चुंगी दिया करें। चुंगी जो है वो एक प्रकार का विशेष कर होता है जो कि आपके वस्तुओं के व्यापार की विक्रय या क्रय में लगाया जाता है। तो जब आप वस्तुओं की बिक्री करते हैं तो उस पर लगाना जाने वाला जो कर होता है वो चुंगी। तो सिर्फ ये इन लोग कितने % चुंगी देंगे? 3.5, मात्र 3.5% की चुंगी पर इन्होंने 3 इतने बड़े बड़े क्षेत्रों पर क्या मांग ली? अनुमति, और औरंगजेब ने यह अनुमति उन्हें दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन तीनों क्षेत्रों पर इन्होंने अपने स्थानीय व्यापार की क्या की? शुरुआत की। ठीक, इसके बाद आप देखते हैं कि 1690 ईस्वी में इन्होंने पुलिकट जो था इसे चेंज कर दिया। पहला इनका मुख्यालय इन्होंने क्या बनाया? पुलिकट। कब बनाया? 1610 में। लेकिन बाद में इन्होंने अपने डच गवर्नर का मुख्यालय क्या कर लिया? नागपट्टनम को चेंज कर लिया। क्या कर लिया? नागपट्टनम। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका है ये क्या है? पुलिकट है, और चेंज करके क्या हो रहा है? नागपट्टनम। ठीक, तो ये पुलिकट से यहाँ आ गए, कहाँ आ गए? यहाँ पर। ठीक है, इस वाले एरिया में आ गए। कौन? आपके डच। ठीक है, तो डच लोग जो हैं उन्होंने पहले 1610 में पुलिकट को बनाया मुख्यालय, और 1690 में किसको बना दिया? नागपट्टनम को मुख्यालय बना दिया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि मालाबार, मालाबार तट आप सभी लोग जानते हैं ना ये वाला, तो मालाबार तट पर कोचीन, कन्नौर और कर्नाटक के वैनगुरला वाले क्षेत्र पर भी जो है वो डचों ने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से डच भारत में आए, और डच भारत में नहीं, पहले दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के क्षेत्रों पर अपना प्रशासन, व्यापार, आधिपत्य स्थापित करते हैं। उसके बाद भारत में आते हैं, भारत में पुर्तगालियों वाले क्षेत्र पर भी करेंगे, पूर्वी समुद्री तटीय सीमा पर करेंगे, उसके बाद मुगलों से अनुमति लेंगे, स्थानीय शासकों से संपर्क करेंगे और अपना व्यापार का विस्तार करेंगे। क्लियर है? तो ये सभी को आगे क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप लोग देखते हैं कि ये जो कोस्टल एरिया जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, तो केरल वाले क्षेत्र पर आपके ये जो कोस्ट है इसे किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के नाम से। और जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है इसे किस नाम से जानता है? कोरोमंडल तट। इन दोनों वाले क्षेत्र पर, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नॉर्दर्न सरकार्स के नाम से इस समुद्री तट को जाना जाता है। इन्होंने इस सभी क्षेत्र पर क्या किए हैं? अपने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना। इस वाले क्षेत्र पर भी उन्होंने क्या की है? व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये जो ट्रेडिंग पोस्ट हैं, तो अलग अलग ट्रेडिंग पोस्ट से डच लोग अलग अलग वस्तुओं का निर्यात करते हैं। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के ट्रेडिंग पोस्ट में हम देखेंगे कि सूती वस्त्र का जो निर्यात है, कहाँ किसका निर्यात? सूती वस्त्र। इस सूती वस्त्र का निर्यात कोरोमंडल में स्थित ट्रेडिंग पोस्ट से किया जाता था। फिर आप देखेंगे कि नील जो कि कपड़ों को रंगने के लिए प्रयोग की जाती थी, उसका निर्यात जो है वो मसूलीपट्टनम वाले क्षेत्र से किया जाता था, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और मसालों का निर्यात कहाँ से करते थे? मालाबार। आपको पता है कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में, और इसी मालाबार वाले तट से ये मसालों को भी निर्यात करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे उनके निर्यातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मसाला थी, लेकिन डच लोग जो हैं मसाले को खरीदते इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से थे। ये भारत से बहुत कम मसाले को क्या करते थे? निर्यात करते थे। डचों ने भारत के कपड़े को फेमस किया। भारत में जो सूती कपड़ा है और भारत में जो रेशम का कपड़ा है, इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का काम, वैश्विक स्तर पर भारतीय कपड़े को निर्यातित वस्तु बनाने का काम डचों ने किया।
ठीक है। तो डच लोगों के द्वारा भारत से सर्वाधिक मात्रा में किसका निर्यात किया जाता था? तो आंसर है सूती कपड़ा और रेशम के कपड़े का। इवन इनको यहाँ का रेशम का कपड़ा इतना पसंद आया कि इन्होंने ये जो आपका बंगाल वाला क्षेत्र है, इस बंगाल वाले क्षेत्र में कासिम बाजार में एक रेशम कपड़े की फैक्ट्री ही स्थापित कर ली, जहां पर इन्होंने लगभग 3000 कर्मियों को रखा और उनके माध्यम से रेशम के कपड़े का उद्योग करने लगे। खुद की ही फैक्ट्री स्थापित कर ली और ये रेशम के कपड़े का उत्पादन करके ये इंडोनेशिया, यूरोप और चीन जैसे देशों में क्या करते थे? बेचते थे। इसके अलावा ये सोरा यानी सॉल्ट बीटर जिससे बारूद बनाया जाता है और अफीम आदि का भी क्या करते थे? भारत से निर्यात करते थे। तो डचों के द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या क्या हैं? सूती कपड़ा, रेशम कपड़ा, सोरा, अफीम, ठीक है, नील और मसाले। तो अलग अलग क्षेत्रों से ये अलग अलग वस्तुओं का क्या करते थे? निर्यात करते थे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो डच हैं, इतने समय तक इन्होंने भी क्या किया? भारत में व्यापारिक अपना स्थापना किया, अपनी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करी। पुर्तगालियों से संघर्ष और स्थानीय संघर्ष के पश्चात साम्राज्य तो इन्होंने भी कुछ मात्रा में या कुछ स्तर पर क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। लेकिन अंततः डच भी जो हैं उनका क्या होगा? पतन होगा। तो भारत में डचों की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। भारत में डचों की असफलता का जो प्रमुख कारण है, आप लोगों ने आज की क्लास में सबसे पहले तो यही जाना था कि डच लोग जो हैं वो एक सरकारी कंपनी के माध्यम से क्या आए थे? भारत आए थे। सरकारी कंपनी के माध्यम से आए, चार्टर इशू हुआ, उनको कुछ आपके ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी जो ऑर्डर्स होते थे उनको फॉलो करना पड़ता था। तो ये लोग जो हैं वो सिर्फ उन्हीं आदेश के आधार पर काम कर पाते थे जो इनकी सरकार देती थी। ठीक है। ये अपने मन से यानी स्व निर्णय नहीं कर सकते थे, स्व विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सरकार ने अगर आदेश दिया तो उसे ही क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होने के कारण जब आपके ब्रिटिश लोग इनके बाद आएंगे तो ब्रिटिश से संघर्ष के मामले में ये कोई अगर विशेष युद्ध नीति को अपनाना चाहते हैं तो सरकार अगर पास नहीं कर रही है, सरकार अगर अनुमति नहीं दे रही है, तो ये अपने स्वाविवेक से उस युद्ध नीति को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो पहला कारण भारत में डचों की असफलता का यह है कि यह पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व या एकाधिकार वाली कंपनी थी। ठीक है। तो दूसरा, पहला कारण तो ये, इस पर नीदरलैंड की सरकार का क्या था? अधिक नियंत्रण था। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब सरकारी कंपनी होती है ना, या आप किसी शासकीय स्वामित्व वाले संस्थान पर काम करते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि थोड़ा आपको सरकारी संस्था के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लाभ हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ एक क्या है? पेड वर्कर। आपको इतने काम के लिए इतना ही मिलेगा, ये वाली बात है। तो आपको निश्चित वेतन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? निश्चित वेतन। तो क्या आप निश्चित वेतन मिलने पर उतना प्रोत्साहित हो पाते हैं? नहीं। इसके विपरीत अगर आप किसी निजी कंपनी को देखेंगे तो निजी कंपनी जो है वो लाभ के मोटिव से काम करती है और वो कंपनी क्या सोचेगी कि मैं कैसे भी इसको क्या करूं? विस्तृत करूं, मैं बहुत सारा लाभ कमाऊं। तो ये वाली भावना जो थी ना, वो डच व्यापारियों में नहीं थी। डच कंपनी के जो मेंबर्स थे ना, उनमें ये भावना नहीं थी कि हम जो हैं वो इस कंपनी को क्या करें? समृद्ध करें, इसका विस्तार करें, यानी उतना वो अटैच्ड फील नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी। तो उनके अंदर ये भावना ही नहीं आ रही थी कि वो लीडरशिप करें या वे युद्ध में नेतृत्व करें। तो उनके अंदर उत्साह और नेतृत्व का क्या था? अभाव था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अंग्रेज हैं या ब्रिटिश लोग हैं, उनकी तुलना में डचों के पास संसाधनों की क्या थी? कमी थी। उनके पास तकनीकी संसाधनों की कमी थी, जहाजों की कमी थी और अन्य प्रकार के गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र आदि की क्या थी? कमी थी। इसके कारण भी ब्रिटिशों से संघर्ष करने में डच क्या हो गए? पिछड़ गए और फिर ब्रिटिशर्स से ये क्या होंगे? पराजित होंगे। और जितना अच्छा प्रदर्शन ये पुर्तगालियों की साम्राज्य को समाप्त करने में कर पाए, उतनी अच्छी शक्ति का प्रदर्शन ये ब्रिटिश लोगों के सामने नहीं कर पाए। इसीलिए भी ये क्या हुए? असफल हुए। ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि जो डच अधिकारी हैं, इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों का क्या दिया जाता था? वेतन कम दिया जाता था। तो जब वेतन कम दिया जाता है तो आप लोग क्या करने लगते हैं? भ्रष्टाचार, है ना, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, इस तरीके की कुछ गतिविधियां बढ़ती हैं। तो व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनैतिक साधनों का भी प्रयोग करने लगता है। इसी कारण जो डच कंपनी के मेंबर्स थे, इन्होंने भी अनैतिक साधनों के माध्यम से अपना क्या करना चाहा? पैसा कमाना चाहा।
अब ये सरकार के व्यापार की बजाय अपना निजी व्यापार पर क्या करने लगे, ज्यादा ध्यान देने लगे। तो निजी व्यापार पर इन्होंने क्या किया, ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इनको वेतन कैसा मिलता था, कम, और इस कारण से इन अधिकारियों में जो है वो भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियां बढ़ी, और अयोग्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कारण ही डच कंपनी जो है वो भारत में अपने साम्राज्य को आगे निरंतर नहीं रख पाई और क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका यूरोप महाद्वीप है, वहां पर, भारत में नहीं, कहां पर, यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में एंग्लो डच वॉर्स हुए। कितने वॉर्स, एंग्लो डच वॉर। तो 3 एंग्लो डच वॉर्स जो हैं वो आपकी 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक पर जो हैं वो आपके ब्रिटिश वर्सेस डच हुए, जिसमें डचों की क्या हुई, पराजय हुई। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कहा कि चूंकि आप हमसे पराजित हुए हैं तो आपको, हमें उन लोगों ने विभिन्न प्रकार की संधियां की और उन संधियों के माध्यम से डचों पर क्या करी, कई प्रकार की शर्तें थोपी। परिणाम स्वरूप डचों को अपनी व्यापारिक जो कोठियां थी या व्यापार जो था उसे समाप्त करना पड़ा, अन्य चीजों को बेचना पड़ा, और बेचकर उन्हें भारतीय जो क्षेत्र थे छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, अन्य देश जाना पड़ा। तो अब हम देखेंगे कि अंत में डच लोग फिर कहाँ चले गए, तो डच लोग जो हैं वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में ही सीमित रह गए और भारत से चले गए। इस प्रकार से डचों का भारत में क्या हुआ, पतन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है वो भारत में डचों का आगमन, डचों का साम्राज्य, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनके द्वारा स्थापित की गई प्रमुख व्यापारिक कोठियां, फिर इसके बाद उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के विस्तार, इन सब के बारे में चर्चा की। फाइनली हमने ये जाना कि डचों का पतन कैसे हुआ और उनकी असफलता के क्या क्या कारण थे। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। कल की क्लास में हम जो है वो भारत में अंग्रेजों के आगमन से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।